नमस्कार, बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर झुंझुनू से। झुंझुनू में मर्डर का आरोपी अस्पताल से फरार हो गया। इलाज के लिए इसे राजकीय अजीत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इस दौरान यह आरोपी गार्ड को गच्चा देकर फरार हो गया। आरोपी छगन बावरिया मर्डर केस में खेतड़ी जेल में बंद था। पुलिस ने क्षेत्र में अब नाकाबंदी करवा दी है। आरोपी सिंघाना के रतिराम मर्डर केस में वांछित था। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो झुंझुनू से खबर है, मर्डर का आरोपी जेल से फरार हो गया है। और ये तस्वीरें भी देखिए टीवी स्क्रीन पर। पुलिस की लापरवाही बार बार लगातार, जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, कोई रोक नहीं है। ये लापरवाही आप अनगिनत बार देखते आए हैं और एक बार फिर से देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर पुलिस की बड़ी लापरवाही की तस्वीर। बड़ी आसानी से मर्डर का आरोपी अस्पताल से फरार हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पुलिस कर्मी अस्पताल इस आरोपी को लेकर आते हैं, शायद इसीलिए कि लेकर आए और साहब आप यहां से निकल जाइए। इम्तियाज भाटी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, मर्डर का आरोपी गार्ड को गच्चा दिया और आसानी से निकल लिया। कहां हैं ये आरोपी? क्या कह रहे हैं पुलिस वाले हमारे? जी सुमित, पुलिस की इसमें बड़ी लापरवाही है। रात को 4 बजे के करीब ये आरोपी यहां से अस्पताल से निकला है। जो सीसीटीवी में इसके फुटेज आ रहे हैं और इसकी तबीयत खराब होने पर इसको कल यहां पर भर्ती करवाया गया था और 2 चालानी गार्ड थे, लेकिन उन्होंने किसी भी रूप में उसकी वो नहीं रखी, निगरानी सही तरीके से नहीं हो पाई और आसानी से ये यहाँ से निकल गया। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें पूरी तरह साफ नजर आ रहा है कि बड़ी आसानी से चुपचाप आरोपी यहाँ से निकल रहा है। और अब जो हरियाणा की बॉर्डर है राजस्थान की, उसको सील करवाया गया है। जिले में कई टीमें बनाई गई है जो आरोपी को तलाश रही है। अभी तक आरोपी कोई सुराग नहीं लग पाया है। जी सुमित। पहले आप लापरवाही कीजिए, उसके बाद जनता के पैसे का दुरुपयोग कीजिए। अब पूरी पुलिस टीम को इस आरोपी की तलाश में लगा दिया है। पहले क्यों नहीं ध्यान रखा गया? जब इस आरोपी को भर्ती करवाया गया था अस्पताल में, क्यों नहीं इस पर निगहबानी की गई थी? आपने बात की जांचकर्ताओं से, आपने बात की जांच अधिकारी से, जिम्मेदार पुलिस वालों से कि कहां सोते रहते हैं भाई? आप पूछा आपने? जी सुमित, हमारी डीएसपी खेतड़ी है विजय कुमार, उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी तरफ से पूरी सुरक्षा थी। 2 चालानी गाड़ी इस तरह की सुरक्षा थी? पूरी सुरक्षा इसे कहते हैं? जी सुमित, ये पूरी तरह पुलिस की इसमें पूरी तरह पुलिस की लापरवाही है और एक तरह से सुरक्षा में ये सेंध है एक तरह से। और जब आरोपी मर्डर का आरोपी है और यहाँ इतना बड़ा आरोपी है, वो ऐसे फरार हो जाता है, तो पुलिस की पूरी इसमें लापरवाही नजर आ रही है। जी सुमित। अब अगर ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है, इम्तियाज, आपने पूछा इनसे, जो कह रहे हैं पूरी सुरक्षा थी हमारी, आपने पूछा इनसे ये आरोपी अब अगर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है तो जिम्मेदार कौन लेगा जिम्मेदारी? जी सुमित, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इसमें आरोपी फरार हुआ है। ये कोई भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, लेकिन पुलिस अपनी इस बात सिर्फ इतना कहकर कि हमने वहां पर 2 चालानी गार्ड छोड़े, इससे अपना इस तरह से पल्ला झाड़ रही है और यही कह रहे हैं कि हम लगातार इस मामले में लगे हुए हैं और किसी भी तरह आरोपी को पकड़ लेंगे। हमारी टीमें लगातार उसके पीछे लगी हुई है। हाँ, यही जवाब आएगा पुलिसकर्मियों की तरफ से। इम्तियाज, लकीर पीटते रहेंगे पुलिसकर्मी। मुझे इस आरोपी के बारे में बताइए, दर्शकों को इस आरोपी के बारे में बताइए, इसका इतिहास बताइए, इसका कच्चा चिट्ठा रखिए दर्शकों के सामने और बताइए कि क्या संभावना है अब इस आरोपी के फरार होने पर? क्या ये अपने संपर्क साधे और किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकता है? कितना गंभीर अपराधी था ये? जी सुमित, ये गंभीर आरोपी था। ये मर्डर के अंदर इसको गिरफ्तार किया गया था। ये छगन बावरिया है, बड़ा ही शातिर आरोपी है। इस पे लूट डकैती जैसे भी कई संगीन आरोप है और एक तरह से शातिर अपराधी है, शातिर आरोपी है ये। और इस तरह पुलिस के चुगल से निकलना, पुलिस के हाथों से निकलना। कितने बजे की घटना है? आखिरी सवाल इम्तियाज। ये सुबह 4 बजे की घटना। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मर्डर का ये आरोपी जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में कैद हुआ, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में कैद अभी नहीं हुआ है। पुलिस अभी सिर्फ इसे तलाश कर रही है। झुंझुनू से बड़ी खबर।
खबर कोटा से। कोटा के खातौली थाना इलाके के बालूपा गांव से दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां आपसी विवाद में हुए संघर्ष में 3 लोगों की जान चली गई। देर रात हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात बालूपा गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर खेत में हुई, जहां नाते का झगड़ा लेने की बात पर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला कर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मृतक मोरपाल, गोपाल और मुकेश मोगिया बूंदी के खरायता के निवासी थे। खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा से खबर है, 3 लोगों का मर्डर, 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बात देर रात को ये वारदात हुई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। खूनी संघर्ष हुआ। आपसी विवाद के बाद बालूपा गांव से 4 किलोमीटर दूर खेत में ये झगड़ा हुआ, जिसके बाद 3 लोगों की हत्या कर दी गई। कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला किया। और बाड़मेर से बड़ी खबर है, मामूली कहासुनी पर बवाल हो गया। युवक पर बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की एक युवक पर। बदमाशों ने युवक से पैसे मांगे थे, जिसके बाद इनकार करने पर इन्होंने इस युवक पर गोली दाग दी। इसके बाद गंभीर हालत में युवक को जोधपुर रेफर किया गया है। बाड़मेर से खबर है कि युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। 2 राउंड फायर इस युवक पर किए। पैसों की डिमांड की थी। इनकार करने पर इस युवक पर उन्होंने गोली दाग दी और वहां से फरार हो गए। गंभीर घायल अवस्था में इस युवक को अब जोधपुर रेफर किया गया है। बात अब कोरोना के बढ़ते मामलों की। कोरोना वायरस महामारी की दिन ब दिन विकराल रूप कोरोना वायरस अब लेता जा रहा है। बीते 24 घंटे में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,61,500 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना के चलते 1,501 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार, कोरोना मीटर लगातार दौड़ रहा है फुल स्पीड में। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2,61,500 नए केस सामने आए हैं और कुल पॉजिटिव आंकड़ा सुन लीजिए, 1,47,88,109 पूरे देश भर का ये आंकड़ा है। 1,501 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,77,150 हो गई है। मरुधरा का आंकड़ा भी देख लीजिए। कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट मरुधरा में अब तक का। 24 घंटे में 9,046 नए केस कोरोना के और 37 मौतें। ये सिर्फ 24 घंटे का आंकड़ा बता रहे हैं। 37 लोगों की कोरोना से जान चली गई है 24 घंटे में, यानी हर एक घंटे में एक से ज्यादा मौत। जोधपुर में सबसे ज्यादा 17 लोगों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा जयपुर में 1,484 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,823 लोग रिकवर भी हुए हैं। राजस्थान में एक्टिव केस 60,000। जिलेवार पिछले 24 घंटे में क्या हाल रहा देख लीजिए। जिलेवार आंकड़ा, हर एक जिले की तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर देखिए, नजर डालिए और थोड़ा डरिए, थोड़ा जागरूक होइए, थोड़ा घर पर रुकिए। जयपुर में 1,484, जोधपुर में 1,265, कोटा में 1,049, उदयपुर में 783, अलवर में 591, भीलवाड़ा में 407, बीकानेर में 326, अजमेर में 301, चित्तौड़गढ़ में 283 और डूंगरपुर में 255 कोरोना पॉजिटिव केस।
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मंथन। आज 12 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी कोरोना को लेकर, ये अहम बैठक। आज शाम 5 बजे ओपन बैठक भी होगी। बैठक के बाद सरकार कड़े फैसले ले सकती है। मजबूर कर रहे हैं आप लोग सरकार को कड़े फैसले लेने पर। कई जिलों में लॉकडाउन लग सकता है, मजबूर कर रहे हैं आप लोग सरकार को लॉकडाउन लगाने पर। आज सीएम का मंथन होगा और मंथन के बाद लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि लोगों की लापरवाही लोग मानने को तैयार नहीं है। और जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगा, अब सरकार ये सोचती है, तब तक इस कोरोना को लॉक नहीं किया जा सकता। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए। वो निर्भर आप पर करता है कि आप होते हैं या नहीं। कोशिश हमारी भी पूरी है, सरकार की भी पूरी है। हम आपको लगातार आंकड़े दिखा रहे हैं, वास्तविकता से अवगत करा रहे हैं। मेरे सहयोगी जुड़े हैं, बाबूलाल धायल जयपुर से, चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से और कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, पिछले 5 दिनों में 158 मौतें, 34,791 नए केस, कहां जाकर रुकेगा ये आंकड़ा? क्या वजह है पिछली बार से इस बार ये दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक? बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अस्पतालों में संसाधन जो हैं उनका टोटा अब दिखाई देने लग गया है। राजधानी में ऑक्सीजन की कमी आ सकती है। प्रदेश भर के जो अस्पताल हैं वो ऑक्सीजन की कमी का सामना कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में संसाधन नहीं है, ज़्यादा ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स नहीं है। सिर्फ एक प्लांट है भिवाड़ी में जो लिक्विड ऑक्सीजन बनाता है, और उसको भी देश के दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन देनी पड़ती है। यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इसलिए सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बनकर के सामने आ रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में किस तरह से लगातार बनाए रखी जा सके। तो इस पर आज चिंतन मनन होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर बाद में कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं, उसमें बहुत कुछ चर्चाएं होनी है कि किस तरह से कोरोना पर कंट्रोल किया जाए। और शाम को ओपन मीटिंग होने वाली है। प्रदेश भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो राय मशवरा करेंगे, सुझाव देंगे और सरकार का साथ देने के लिए भी वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा डरा देने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन आपको लगाना ही पड़ेगा। और सरकार अब सोचने लग गई कि बिना लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए बिना कोरोना की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। जो बड़े शहर हैं, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ये जो बड़े शहर हैं इनमें संक्रमण सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, मौतें भी ज्यादा हो रही हैं और वहां के अस्पतालों में आने वाले दिनों में और ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। तो ऐसी सूरत में सरकार जो है कम से कम 14 दिन का जो है लॉकडाउन जैसे बैन लगाएगी, प्रतिबंध लगाएगी, ताकि आम आदमी घर से बाहर ना निकले। 7 दिन में तो चैन टूटेगी नहीं, कम से कम 14 दिन का प्रतिबंध झेलना होगा। लोग जिस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, कर्फ्यू में भी बाहर निकल रहे हैं, तो अब जो है सरकार सख्ती के मूड में आएगी। करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके पास में ऐसा चिकित्सा तंत्र मौजूद नहीं है कि इतने ज्यादा केसेस को आप डील कर पाओगे, उन्हें इलाज दे पाओगे। जनता को अब सोचना ही पड़ेगा, सरकार का सहयोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। बड़े बड़े जो राज्य उनमें हालात बिगड़ रहे हैं। राजस्थान का जो चिकित्सा तंत्र बहुत काफी मजबूत है, इसलिए अभी हम सामना कर पा रहे हैं, लोगों को इलाज दे पा रहे हैं। लेकिन अगर अगले 2-4-5 दिन इसी तरह से रफ्तार से अगर केसेस, बिल्कुल जोधपुर ले चलते हैं चंद्रशेखर। वो एक कहावत है पुरानी चंद्रशेखर, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह की तस्वीरें राजस्थान से आ रही है। कुछ लोगों की गलती का खामियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। क्या हाल जोधपुर के? एक दिन में 17 लोगों की मौत। हालत जोधपुर के ठीक नहीं है चंद्रशेखर। देखिए सुमित, आपने जैसा कि कहा बिल्कुल सटीक बैठता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक ऐसे हालात जोधपुर शहर के हैं, जहां कुछ लोग जो है नियमों का पालन नहीं करते, उसका खामियाजा पूरा शहर को उठाना पड़ता है। इस वक्त हम जोधपुर के महर्षि दधीची उद्यान के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नाकाबंदी की गई, आज जो वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है। जोधपुर के हालात ये हैं कि 1264 तो पॉजिटिव मरीज पाए गए, वही 17 मरीज जो कि जो है मौत हो गई है। अगर बात करें तो बड़ी खबर ये है कि सीआरपीएफ के जो है 39 जवान पॉजिटिव पाए गए। ये नए रिक्रूटमेंट थे जिनको जो है आज जो अलग से क्वारंटाइन किया गया है।
लगातार शहर में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। शहर के अस्पतालों की बात करें तो मुख्य अस्पताल एम्स जो है अपनी क्षमता से अधिक मरीज को ले चुका है। मथुरा दास माथुर अस्पताल में भी क्षमता से मरीज अधिक आ चुके हैं। निजी अस्पतालों की बात करें वहां पे भी 9 बेड जैसी स्थिति हो रही है और महात्मा गांधी अस्पताल एकमात्र वह अस्पताल बचा है जहां पर मरीजों को अभी भर्ती किया जा रहा है। तो अगर अब यदि लोग नहीं सुधरे तो कहीं ना कहीं आगे स्थिति और विकट होने वाली है और अब सरकार को वास्तव में एक बड़ा कदम, जैसा कि बाबूलाल जी दयाल ने बताया, उठाना पड़ेगा और ये मजबूरी कह सकते हैं हम, सरकार की ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। जी सुमित। ठीक है, ओम प्रकाश कोटा से जुड़े हुए हैं हमारे पास। बेड फुल, कलेक्टर का आदेश, हॉस्टल और धर्मशाला में जगह तलाश की जाए। इन आदेशों के बाद भी लोगों को डर नहीं लगता है क्या? ओम प्रकाश, कोटा में 1049 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, क्या चाहते हैं कोटावासी? जी आप सही कह रहे हैं। कोटा में कोरोना का जो आंकड़ा है, कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1049 जो मरीज आए हैं वो अब तक का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगस्त में हालांकि 700 से अधिक मरीज आए थे, लेकिन इसके बाद में 1049 मरीज आने के बाद पूरे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार अपील की जाती है लोगों को समझाइश करने की, लेकिन शायद उनके तमाम जो प्रयास हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं और यही कारण है कि कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू करना पड़ा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सबसे जो बड़ा फायदा मिलने वाला है वो ये है कि 5 जो एक रिपोर्ट थे बिना किसी डर के आ जा रहे थे, उन पर अंकुश लग रहा है और अनावश्यक जो लोग घूम रहे हैं उन पर भी पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। हम अभी कोटड़ी चौराहे में खड़े हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। बाबूलाल चंद्रशेखर आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और वास्तविक स्थिति से दर्शकों को अवगत करवाने के लिए। ये लहर नहीं सुनामी है, डरना जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेईई मेंस एग्जाम पर भी कोरोना का असर। कोरोना के चलते जेईई मेन परीक्षा टाल दी गई है। 15 दिन पहले अब नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जब भी परीक्षा होगी उससे 15 दिन पहले तारीखों का ऐलान किया जाएगा। परीक्षा 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित होनी थी, लेकिन फिलहाल इस परीक्षा को टाल दिया गया है। एग्जाम की नई डेट्स की घोषणा जल्द होगी, यानी आप तैयारी अपनी पूरी रखिए। इस परीक्षा में भी लापरवाही नहीं बरतनी है, तैयारी रखनी है पूरी, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम की तारीख, परीक्षा की तारीख घोषित कर दी जाएगी। 15 दिन पहले ये तारीख अब घोषित की जाएगी, लेकिन फिलहाल जेईई मेन एग्ज़ाम को टाल दिया गया है कोरोना महामारी के चलते। और कोरोना काल में सिरोही से बड़ी खबर सामने आई है। जिले में प्रशासनिक अधिकारी ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, शहर कोतवाल सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। इसके साथ ही सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए भी कहा गया है। सिरोही से सहयोगी प्रतीक कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि देर रात को ये जब मामला सामने आया है, यहाँ पर सिरोही के जो आला कमान को या प्रशासनिक अधिकारी के, सिरोही के जो जिला कलेक्टर है भगवती प्रसाद, एडीएम और एसडीएम और तहसीलदार और साथ में कोतवाल और उनके परिवार तक को कोरोना ने जकड़ रखा है। और लगातार बात की जाए तो ये पॉजिटिव आने के बाद में मामला यानी कि बहुत ही संदिग्ध पाया जा रहा है। यानी कि ये पुष्टि जो है डॉक्टर राजेश कुमार सीएमएचओ ने की है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। सिरोही से खबर है और लगातार पॉजिटिव होते मामलों के बीच ये खबर सिरोही से, जहां प्रशासनिक अधिकारी भी अब कोरोना की जद में आ गए हैं। कोरोना केसेस लगातार बढ़ते हुए और परीक्षाएं टाली जा रही हैं, तो दूसरी ओर अब प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, ये तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव। और डूंगरपुर से बड़ी खबर है। बिछीवाड़ा थाने में जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया है। 200 कार्टन शराब को नष्ट किया है। शराब की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव की वोटिंग के बाद नतीजों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं।
लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि तीनों सीट पर बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। पूनिया के दावे का आधार क्या है? संवाददाता बाबूलाल दहल ने पूनिया से की खास बातचीत। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में कल मतदान हो गया। अब नतीजों को लेकर आकलन हो रहे हैं। मेरे साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मौजूद हैं। सतीश जी, क्या लग रहा है, क्या तीनों सीटों पर बीजेपी जीत पाएगी? देखिए, जो ज़मीनी तौर पर कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उनका जो फीडबैक है, और कुल मिलाकर जनता के सामने सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी दिखती थी, उसके भरोसे और विश्वास के आधार पर कह सकता हूं कि तीनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। आप ही के पूर्व सहयोगी थे हनुमान बेनीवाल, उनकी पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। क्या वो वोट कटवा साबित होगी या लगता है कि वो बीजेपी को नुकसान कर रही है? देखिए, हम तीसरे दल से किसी तरीके से लाभ हानि का हम आकलन करते नहीं हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर अपने तौर पर बहुत पहले से ही ज़मीनी तैयारियां शुरू कर दी थी, इसलिए हमारा पॉजिटिव पॉइंट तो वही है। रही बात, चुनाव लड़ने के लिए सब स्वतंत्र हैं, उनका अपना एजेंडा होता है, उनको लोग किस बात पर मतदान करेंगे देखने वाली बात है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पर किसी तीसरे पक्ष से कोई फर्क पड़ेगा। सतीश पूनिया जी का दावा क्या है? आपका एक एक बूथ पर जो मैनेजमेंट होता है वो गजब का होता है। बीजेपी का हमेशा कार्यकर्ता जान लगा करके और वोट डलवाता है। तो ग्राउंड से रिपोर्ट क्या आई? क्या वास्तव में जो रिपोर्ट है वो आपको उत्साहित करने वाली है? नहीं, बिल्कुल। कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला, पहली बात कि मैं अभी भी इस पर कायम हूं कि हम तीनों सीटें जीतेंगे। दूसरी बात, चुनाव या युद्ध, इसमें हम लोग पूरी मजबूती से और शिद्दत से लड़ते हैं। परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों के कार्यकर्ताओं ने नीचे बहुत व्यवस्थित तरीके से परिश्रम किया है। जैसे आपने कहा कि बूथ मैनेजमेंट, और 2-2, 3-3 महीने से पार्टी के विस्तारक, नेता, जनप्रतिनिधि, जिन्होंने पूरा समय दे के वहाँ जनता के और कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया है। इसलिए परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन मैं उनके परिश्रम के प्रति मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने सरकार को पानी पिला दिया, सरकार को पसीना ला दिया। जिस तरीके से सरकार मशीनरी लगी हुई थी, मैं बार बार कहता हूँ कि हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का संगठन कहीं दिखता नहीं था। हम चुनाव लड़े थे सरकारी मशीनरी के खिलाफ। कटारिया साहब बेहद भावुक नेता हैं, उनकी जबान फिसली और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। क्या इस चुनाव में उनका इस बात का कोई असर पड़ता दिखता है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने, उनकी जो एक अंदाज है, बाकी वो खुद मेवाड़ से आते हैं, महाराणा प्रताप साहब का वो पूरा सम्मान करते हैं, उनका पूरा जीवन इस तरीके के संस्थानों के उन्नति के लिए, उनके प्रगति के लिए, विकास के लिए लगा है। तो वो व्यक्ति ऐसे महापुरुषों का अपमान कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, उन्होंने जब इतने बड़े स्तर के नेता प्रतिपक्ष ने 2 बार माफ़ी मांग ली, खेद प्रकट कर दिया, तो मुझे लगता है कि अब ये प्रकरण खत्म हो गया। सर, आखिर में वसुंधरा जी इस चुनाव में क्यों नहीं आई प्रचार करने के लिए? लोग जानना चाहते हैं। उनको बुलावा भेजा था, कुछ व्यक्तिगत कारण थे या किस तरह से उनका आना या नहीं आना हुआ? वसुंधरा जी की अनुपस्थिति का कोई सियासी कारण नहीं था, उनके व्यक्तिगत कारण थे, वो पार्टी को बता चुकी थी। चित्तौड़गढ़ में कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा साबित होती जा रही है, लेकिन सिस्टम खुद बीमार पड़ा है। शहर के सरकारी अस्पताल में 4 कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई, तो वहीं एक कोरोना संदिग्ध की घर में मौत के बाद सिस्टम की लापरवाही की हद सामने आई। कोरोना का जानलेवा वार, सिस्टम बीमार। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 4 की मौत। नहीं हुई मरीजों की संक्रमण की जांच। घर में कोरोना संदिग्ध की मौत। शव प्रबंधन प्रोटोकॉल में लापरवाही की हद। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के जानलेवा वार से हाहाकार मचा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सिस्टम खुद बीमार पड़ा हुआ है। श्री सांवलिया जी राजकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज के दौरान कोरोना संदिग्ध एक महिला समेत 4 मरीजों की मौत हो गई, तो अस्पताल की लापरवाही की पोल खुल गई। कबासन बस्सी और निम्बाहेड़ा इलाके से आए उन 4 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में तो रखा गया, लेकिन कोरोना संक्रमण की जांच नहीं की गई। अब अस्पताल प्रशासन बिना कोरोना जांच के ही अलग अलग बीमारी से मरीजों की मौत होना बता रहे हैं। 4 डेथ जो रात में हुई है, सारी अलग अलग क्षेत्र से गंभीर अवस्था में, गैस्ट्रिक अवस्था में यहाँ पर अस्पताल में आए थे और
उनके लिए आते ही जो उनके CPR जो हम करते हैं प्राण बचाने के लिए, गैस्पिंग अवस्था में CPR ही किया जाता है। CPR किया और कोई उनकी जांच वगैरह ऐसी न तो उनके पास फाइल थी, अलग अलग बीमारी से थे, पर गैस्पिंग अवस्था में थे तो उनका आकलन करना मुश्किल है। वो कार्डियक से थे या किसी रेस्पिरेटरी डिजीज से थे या कैंसर या किसी अन्य बीमारी से थे। अब शहर में सिस्टम की बड़ी लापरवाही देखिए। सेंती चौकी के सामने ब्रह्मपुरी कॉलोनी में कोरोना संदिग्ध एक शिक्षिका की मौत हो गई, तो चिकित्सा प्रशासन ने लापरवाही की हद कर दी। दरअसल महिला की मौत के बाद दहशत में आए महिला के पति और 2 बच्चों ने घर में खुद को बंद कर लिया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे। 5-7 दिनों से बीमार थे और इन्होंने घर वालों ने किसी को सूचना नहीं दी। अब मेरे को सुबह जानकारी मिली तो मैंने प्रशासन को सूचना दी और वहाँ हॉस्पिटल में बात की। 7-8 दिन से बीमार थे और घर पे ट्रीटमेंट कर रहे थे। इन्होंने हॉस्पिटल वालों से किसी संपर्क किया पर इनकी पूरी इलाज हो नहीं पाया प्रॉपर। डॉक्टर लेके यहाँ पहुँचा, उनका दरवाज़ा खुलवाया तो उनमें से दीपाश्री सेन गुप्ता उम्र 45 साल, इनकी डेथ होना बता रहे हैं। तब से ये बच्चे और उनका पति दोनों अंदर ही थे। इनको खुलवा के बाहर निकाला, इनको सांत्वना वगैरह दी और फिर उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया इसके बारे में और हॉस्पिटल को भी बताया गया भी। अस्पताल में मौत की सूचना मिलने के बाद भी शव के अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस नहीं भेजा गया। सिर्फ एक चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी को शव को पैक करने के लिए भेज दिया गया। आखिरकार निजी एम्बुलेंस के जरिए शव को मोक्ष धाम पहुंचाया गया, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शव का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सीएमएचओ साहब लापरवाही पर पर्देदारी करने में जुटे हैं। उसकी महिला की मौत हुई थी तो उसके लिए हमने मेडिकल टीम भिजवाई थी और मेडिकल टीम ने जाकर के उसको संदिग्ध मानते हुए उसको पॉलीपैक में पैक किया था और उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट है उसके बच्चे और परिजन, उनका हमने सैंपल ले रहे हैं और उसका दाह संस्कार नियमानुसार करवाया जा रहा है। सीएमएचओ साहब, अगर आपकी मेडिकल टीम मुस्तैदी के साथ काम कर रही थी तो फिर कोरोना संदिग्ध के शव को निजी एम्बुलेंस के जरिए मोक्षधाम क्यों ले जाना पड़ा? और क्या एक चतुर्थ श्रेणी के सहारे ही कोरोना संदिग्ध के शव के प्रबंधन का प्रोटोकॉल पूरा किया जाता है? साफ है, कोरोना के इस संकट काल में सिस्टम पूरी तरह बीमार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष चंद्र बैरागी की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक